तो आज हम बात करने वाले हैं जो फायर का पंप रूम होता है उस पंप रूम के डिजाइन के बारे में कि कौन सा पंप वहाँ पर लगता है। उसका जो पाइप का कनेक्शन होता है मतलब पंप का आगे पंप का पीछे जो पाइप हेडर और जो डिस्चार्ज लाइन होता है उस पंप में उस लाइन में क्या क्या चीज इक्विपमेंट इंस्टॉल होता है उस बारे में। पंप रूम में कौन सा रूल्स फॉलो करना पड़ता है एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड, वो चीज हम लोग इस वीडियो में आज जानेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत। चलिए वीडियो को करते स्टार्ट। बेसिक जो गवर्नमेंट नॉर्म्स है वो हम लोग थोड़ा जानते हैं। जैसे कि फायर का जो पंप रूम होगा वो पंप रूम ऑयल वेंटिलेटेड होना चाहिए। दूसरा है स्पेस, काफी स्पेस होना चाहिए जहां पर आप अपना फायर का जो होज हो और जितने भी वाल्व हो वो सब बटरफ्लाई वाल्व वो रखने के लिए उसका स्पेस आपको ठीक से मेंटेन करना होगा, वो स्पेस चाहिए। तीसरा है रूम में, फायर रूम में कोई और अदर सर्विस मतलब अदर यूटिलिटी सर्विस नहीं होगा। मतलब उस रूम में अगर आप यूटिलिटी का दूसरा पंप लगा दिया तो वो नहीं होगा, तो सिर्फ फायर का ही होगा। चार है जो स्प्रिंकलर का लाइन है उसका जो प्रेशर है वो मैक्सिमम 12 बार तक होगा। उससे अगर ज्यादा होगा तो आपको जो के फैक्टर है वो हाई के फैक्टर का वो स्प्रिंकलर इंस्टॉल करना पड़ेगा। हाइडन का जो लाइन है, जो हाइडन का लाइन है वो उसका प्रेशर आपका मिनिमम 3 बार और मैक्सिमम 7 बार तक होगा। जो हाइडन का लाइन है उसमें मिनिमम 3 बार और मैक्सिमम 7 बार। एज पर ऑक्यूपेंसी जो पंप है वो मैं आगे आगे बोल दूंगा 2250 टू 2850 लीटर पर मिनट। ये होता है आपका मेन पंप में यूज, जॉकी पंप में होता है आपका 180 लीटर पर मिनट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जो मेरे चैनल में नया हो प्लीज चैनल को फिर से मैं बोलता हूँ सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को प्लीज शेयर कीजिए। फायर का जो पंप रूम होता है उसमें जॉकी पंप, हाइडन पंप और स्प्रिंकलर पंप और एक पंप होता है यूज डीजल पंप। ठीक है, वो देखते हैं क्यों होता है और उसका डिजाइन कैसे होता है। पहले तो फायर में आता है फायर टैंक। पंप को सप्लाई करने के लिए होता है फायर टैंक। टैंक का क्या रूल्स है, जो बिल्डिंग में जो पानी कॉर्पोरेशन से आता है वो पानी का लाइन पहले कनेक्ट होगा टैंक से, फायर टैंक से, और वो फायर टैंक कनेक्शन होगा जो डोमेस्टिक यूज करने के लिए जो जितने भी टैंक है वो टैंक में। तो क्योंकि जो फायर टैंक है वो कभी खाली ना हो उसलिए सप्लाई हमेशा फायर टैंक में होता है। और फायर टैंक एज पर जो बिल्डिंग्स नॉर्म है, जो नेशनल बिल्डिंग कोड है, फायर टैंक हमेशा 2 होना चाहिए। कुछ इस तरह से, मतलब फायर टैंक एक नहीं होगा, फायर टैंक होगा 2। 2 फायर टैंक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, जब मेंटेनेंस करना पड़ता है ईयरली, अगर फायर टैंक अगर मेंटेनेंस हुआ तब तो एक फायर टैंक को खाली करना पड़ेगा। उस कंडीशन में अगर बिल्डिंग में कोई इंसिडेंट होता है, कोई आग लगता है, तब जो पंप है वो कहाँ से फिट करेगा। उसका लिए फायर टैंक हमेशा 2 होना चाहिए। जब एक में मेंटेनेंस होगा तो दूसरा फायर टैंक टोटली फुल रहेगा। दूसरा में जब मेंटेनेंस होगा तो दूसरा वाला जो और एक फायर टैंक है उसको फुल फुल रखना पड़ेगा। और वो फायर टैंक आपका इंटरनली कनेक्टेड होता है। जो कॉर्पोरेशन का लाइन है वो पहले फायर टैंक में आता है, फिर फायर टैंक ओवरफ्लो होने के बाद दूसरा टैंक के साथ तब होता है कनेक्शन। मतलब जो डोमेस्टिक पर्पस में यूज होता है वो टैंक में होता है कनेक्शन एकदम टॉप से। मतलब पहले ये दोनों टैंक फुल होगा, फुल होने के बाद तब ये पानी जाएगा डोमेस्टिक टैंक में। मतलब फायर टैंक को प्राइमरी स्टेज के लिए रखा जाता है ताकि कभी भी कहीं भी सिचुएशन में फायर टैंक कभी भी खाली ना हो। ठीक है, फायर टैंक में और एक क्या रूल है, फायर टैंक जो अंडरग्राउंड फायर टैंक होता है वो कभी भी उसका जो डेप्थ है वो 7 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
फायर टैंक का जो डेप्थ होगा वो कभी भी 7 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फायर टैंक में ऐसा अरेंजमेंट रहेगा, ऐसा अरेंजमेंट रहेगा जब मेंटेनेंस हो तब जो मेंटेनेंस का बंदा है वो इजी और आराम से उस फायर टैंक में जा सके, तो वो पोजीशन रखना पड़ेगा। और अगर मैं ऑक्यूपेंसी का बात करूं, अगर ऑक्यूपेंसी 300 तक है, अगर ऑक्यूपेंसी 300 तक है तो आपका जो फायर टैंक कैपेसिटी आएगा वो आपका आएगा 75,000 लीटर। ठीक है, ऑक्यूपेंसी आपको 300 से 1000 तक हो तो जो फायर टैंक का जो कैपेसिटी होगा वो आपका 1 लाख तक आएगा। और अगर मोर देन 1000 का ऑक्यूपेंसी हो तो जब आपका फायर टैंक होगा वो आपका 2 लाख तक कैपेसिटी होना चाहिए। तो फायर टैंक का रूल्स कौन सा आता है? एक फायर टैंक 2 होना चाहिए, वो आपस में इंटरकनेक्टेड होगा। जो म्यूनिसिपलिटी से जो पानी आएगा वो पहले फायर टैंक में आएगा। फायर टैंक का जो डेप्थ है वो 7 मीटर से ज़्यादा नहीं होगा। 300 ऑक्यूपेंसी के लिए जो फायर टैंक का डिजाइन है वो होगा 75,000। 300 से 1000 अगर कैपेसिटी ऑक्यूपेंसी हो तो आपका फायर टैंक आएगा 1 लाख। और अगर मोर देन 1000 हो तब आपका फायर टैंक आएगा 2 लाख का, मतलब 2 लाख लीटर का कैपेसिटी। तो ये हो गया फायर टैंक का रूल्स। अभी हम लोग चलते हैं जो पंप का डिजाइन होगा वो कैसे होगा। मान लीजिए कि ये आपका टैंक है, तो टैंक से एक सक्शन हेडर होगा। ये मान लीजिए सक्शन हेडर है, मतलब ये टैंक से कनेक्टेड है। अब इसमें मैं पंप का एक ड्राइंग करता हूं। पंप मैं एक दे दिया स्प्रिंगलर जॉकी, मैं ड्राइंग करता हूं एस डी से। एक हो गया स्प्रिंगलर मेन पंप, हाइड्रेन मेन पंप, हाइड्रेन जॉकी, डीजल पंप। डीजल पंप एक या फिर दो भी होता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग साइज। इसका कनेक्शन क्या कैसे होता है? ये सभी पंप एक ही जो सप्लाई हेडर है, मतलब जो सक्शन हेडर है, सक्शन पाइप है, उससे होगा कनेक्शन। अब पाइप का स्टार्टिंग में यहाँ पर हर एक पंप में यहाँ पर एक होगा बटरफ्लाई वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व एक ही होता है। अगर कभी भी पाइप का मेंटेनेंस, कभी भी पंप का मेंटेनेंस हुआ तो हम लोग ये बटरफ्लाई वाल्व ऑफ करके फिर हम लोग पंप का जो मेंटेनेंस है वो हम कर सकते हैं। फिर इसका बाद में आपका होता है एक स्टेनर। एक स्टेनर का कुछ अगर पाइप में देखेंगे कुछ इस तरह से एक देखे मिलेगा, ये होता है एक स्टेनर। स्टेनर क्या काम करता है? अगर अगर जो पानी आ रहा है टैंक से, उसमें अगर कुछ भी कचरा हुआ, कुछ भी पार्टिकल्स हुआ, तो उसको फिल्टर करने के लिए एज ए वाटर फिल्टर वो स्टेनर यूज किया जाता है, ताकि जो पानी आगे की तरफ जाए वो पानी साफ रहे, वो पंप को भी कुछ हानिकारक नहीं पड़े, पंप का मेंटेनेंस भी ठीक रहे। उसलिए हम लोग यूज करते हैं स्टेनर, और ये डिजाइन है स्टेनर। फिर यहाँ पर और एक होता है यूज बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व अब दो बटरफ्लाई वाल्व क्यों? जैसे कि पहले मैं बोला था एक बटरफ्लाई वाल्व यूज होता है क्योंकि बटरफ्लाई वाल्व हम लोग ऑफ करके हम लोग पंप का मेंटेनेंस कर सकते हैं। दो बटरफ्लाई वाल्व इसलिए यूज होता है ताकि अगर स्टेनर, कभी कभी स्टेनर को भी मेंटेनेंस में खोल के क्लीन करना पड़ता है, ताकि उसमें जो पार्टिकल है वो निकल जाए और जो पानी का जो फ्लो है वो कम ना हो। तो उसलिए स्टेनर का मेंटेनेंस के लिए ये दो बटरफ्लाई वाल्व होता है यूज। फिर और एक चीज यूज होता है एकदम पंप का, इसमें यूज होता है सस्पेंशन वेलो। जैसे मैं डीजी का जो वीडियो में उसमें उसमें मैं बोला था जो एग्जॉस्ट निकलता है
तो एग्जॉस्ट का जो पाइप है मतलब जो स्टाक है उसके साथ जो आप डीजी का जो कनेक्शन है उसमें एक सस्पेंशन बेलो इंस्टॉल होता है। वो क्यों होता है? वो होता है जब पंप चलता है तो पंप में एक वाइब्रेशन होता है, तो वो वाइब्रेशन से अगर जो पाइप का है पाइप का कुछ डैमेज ना हो, मतलब अगर पाइप सीधा मेरा पंप के साथ कनेक्शन रहेगा, जब पंप चलेगा तो वाइब्रेशन से वो पाइप टूट सकता है। इसलिए उसका बीच में एक सस्पेंशन बेलो होता है, वो स्प्रिंग का काम करता है जो वाइब्रेशन है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए। ठीक है, फिर मतलब डिस्चार्ज लाइन में, डिस्चार्ज लाइन का भी स्टार्टिंग में यहाँ पर एक सस्पेंशन बेलो होगा, सस्पेंशन बेलो होगा, सेम काम है सस्पेंशन बेलो का। फिर यहाँ पर होगा एक बटरफ्लाई वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व। उसके बाद एक यूनिट आएगा, मैं इसको एज ए जेट से करता हूँ डिनोट, डिजाइन ऐसे जेट से ही आता है। इसको बोलते हैं एनआरवी, एनआरवी मतलब नॉन रिटर्न वाल्व, नॉन रिटर्न वाल्व मतलब क्या होगा, अगर मेरा पंप चलता है तो पानी सक्शन सक्शन साइड से लेके डिस्चार्ज तक पानी जाएगा, लेकिन जब मेरा पंप ऑफ रहेगा तब जितना भी मेरा प्रेशर है वो प्रेशर वापस ना आए पंप में, तब तो मेरा लाइन आएगा, जो लाइन वो लाइन खाली हो जाएगा। उसके लिए एनआरवी यूज किया जाता है, नॉन ड्रेन वाल्व। नॉन ड्रेन वाल्व क्या करता है, पानी का फोर्स इस तरफ से जाएगा तो ये वाल्व ओपन होगा और पानी आगे तरफ जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ से पानी आएगा तो वो वाल्व ओपन नहीं होगा, वो पानी को रोक देगा। तो हम लोग ने अभी किया था जो पंप से जो लाइन आएगा सक्शन लाइन, उसका ऊपर जो पंप की पहले लगेगा मेरा एक बटरफ्लाई वाल्व, फिर लगेगा मेरा स्टेनर, फिर लगेगा मेरा बटरफ्लाई वाल्व, फिर सस्पेंशन बेलो, फिर अगले और सस्पेंशन बेलो, एक बटरफ्लाई वाल्व और एक एनआरवी, फिर मेरा ये जाएगा डिस्चार्ज की तरफ। जो मेरा डिस्चार्ज लाइन है उसमें कनेक्ट होगा। तो हर एक में सेम ही है आपका कनेक्शन। हर एक में आपका कनेक्शन सेम ही है, मतलब टॉप में बटन में सबका ड्राइंग करते हैं, ऊपर में भी सेम ही है आपका। एक सस्पेंशन बेलो लगेगा, एक बटरफ्लाई वाल्व और एक एनआरवी। अच्छा, अब क्या होता है इसमें एक टेस्ट, अच्छा दूसरा चीज है, मान लीजिए मेरा स्प्रिंगलर जॉकी, स्प्रिंगलर मेन, मेन, हाइडन जॉकी और डीजल पंप, इसमें भी एक नॉन रिटर्न भाग लगा हुआ होता है इस लाइन के बीच में, कॉमन हेडर होता है। क्यों होता है? क्योंकि स्प्रिंगलर में जो पानी का प्रेशर है, अगर मेरा स्प्रिंगलर पंप चले तो वो पानी मेरा हाइडन में ना जाए, उसलिए इसका बीच में एक नॉन रिटर्न भाग लगा हुआ होता है। अब हम लोग स्प्रिंगलर का पानी को रोक रहे हैं हाइडन में जाने के लिए, तो हाइडन का पानी तो स्प्रिंगलर में आ सकता है, वो हम लोग क्यों नहीं रोकते? अगर मेरा बिल्डिंग में आग लगा तो स्प्रिंगलर सबसे पहले स्प्रिंगलर एक्टिव होगा, तब जो पानी का फोर्स है वो लाने के लिए जो लाइन है उसको भरने के लिए हम लोग एडजस्टमेंट कुछ डिजाइन ऐसा होता है कि हाइडन का जो जो हाइडन का पंप है वो सपोर्ट करेगा स्प्रिंगलर लाइन को भी, मतलब अगर मेरा ऊपर का पानी खाली हो जाए तो हम लोग स्प्रिंगलर के साथ हाइडन भी हम लोग ऑन कर सकते हैं। अच्छा, मेन पंप क्या काम करता है, जॉकी पंप क्या काम करता है? जब अगर लाइन खाली हुआ, जब लाइन खाली होता है तब पहले जो पानी फिल करना पड़ता है उसके लिए हम लोग यूज करते हैं मेन पंप, और उसके बाद जो पानी को मतलब पानी का प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है, तो उसलिए हम लोग वो प्रेशर मेंटेन करने के हम लोग यूज करते हैं जॉकी पंप। तो वो 2-3 kg का जो प्रेशर मेंटेन करना पड़ता है वो मेंटेन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं जॉकी पंप। मेन पंप से हम लोग पहले का इनिशियल जो पानी का फिल करना है वो हम लोग कर देते हैं, उसके बाद हम लोग जॉकी पंप से वो प्रेशर मेंटेन करते हैं। मेन पंप का कैपेसिटी हमेशा ज्यादा होता है, जॉकी पंप का कैपेसिटी मेन पंप से कम होता है, वो भी अकॉर्डिंग आपका जो बिल्डिंग में जितना ऑक्यूपेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका बिल्डिंग में ऑक्यूपेंट, जैसे मैं पहले बोला था कि वो इसके लिए, जैसे मेरा ऑक्यूपेंट अगर 300 हुआ तो मेरा टैंक आएगा 75,000। अगर मेरा 300 टू
होता है 1000, तब मेरा आएगा 1 लाख। ये हो गया मेरा ऑक्यूपेंसी, एक हो गया मेरा टैंक। और मेरा मोर देन 1000 हुआ तब मेरा आएगा इसका 2 लाख। सेम अगर मैं पंप की बात करूं तो मेरा जो हाइडन पंप है, जो मेरा मेन पंप है, हाइडन हो जॉकी हो, मेन पंप है, वो अगर 300 हुआ तो उसमें आएगा आपका 2280 लीटर पर मिनट का पंप आएगा। तो इस सब में आएगा आपका 2850 1850 लीटर पर मिनट का आपका आएगा मेन पंप। और आपका जॉकी पंप आएगा कितना, 180 आएगा। हर एक में आपका 180 लीटर पर मिनट का जॉकी पंप आएगा। मतलब इसका कैपेसिटी नॉर्मली आता है 180 लीटर, मतलब ये मिनिमम है। ये आपका आता है 2280 का, 2280 का, ये 2280 का। ठीक है। डीजल पंप क्यों यूज होता है? डीजल पंप यूज होता है इसलिए इन केस ऑफ फायर इमरजेंसी, अगर बिल्डिंग का पावर कट ऑफ होता है, इन केस ऑफ फायर, अगर बिल्डिंग में आग लगा है और बिल्डिंग का पावर नहीं है, तो उस पोजीशन में हम लोग, तो ऐसा नहीं कि उस पोजीशन में हम लोग बिल्डिंग को ऐसे ही छोड़ देंगे, तब बैकअप के लिए हम लोग यूज करते हैं डीजल पंप। डीजल पंप तो हम लोग डीजल पंप से हम लोग स्प्रिंकलर और हाइडेन दोनों का प्रेशर मेंटेन करते हैं डीजल पंप। उसलिए डीजल पंप हमेशा एनआरवी का इस तरफ लगा हुआ होता है। हम लोग डीजल पंप इस तरफ अगर लगाते तब क्या होता, अगर हम लोग अगर पंप ऑन करेंगे तब सिर्फ स्प्रिंकलर को फिट करेगा, हाइडेन को नहीं करेगा। लेकिन हम लोग डीजल पंप इस साइड में इंस्टॉल करते हैं एनआरवी का, ताकि अगर इन केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग डीजल पंप ऑन करें तब स्प्रिंकलर और हाइडेन दोनों में ही डीजल पंप से सपोर्ट मिले। उसलिए हम लोग यूज करते हैं डीजल पंप को। तो ये होगा आपका पंप रूम का डिजाइन। अब इससे आपका जाता है हर एक लाइन में। एक चीज याद रखिएगा, एज पर नेशनल बिल्डिंग कोड डीजल पंप का सेल्फ को स्टार्ट करने के लिए अलग से बैटरी चार्जर का यूज करना पड़ेगा, और इससे से आपका जाता है आगे की तरफ लाइन में। अब स्प्रिंकलर, इधर से स्प्रिंकलर के लिए अलग से लाइन जाता है और हाइडेन के लिए अलग से जाता है, और दोनों लाइन जाता है रिंगमैन होके। रिंगमैन क्या काम करता है फ्रेंड्स, अगर पंप बेसमेंट में हुआ, पंप अगर बेसमेंट में हुआ तो बेसमेंट के अंदर ही आपको एक रिंगमैन, मतलब रिंग मतलब आपका ये जो लाइन है ना, इसमें से मान लीजिए कि आपके पास एक बिल्डिंग है जिसका 2 फायर एग्जिट, 2 स्टेयर है, तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म हर एक स्टेयर से आपका एक शेफ्ट जाएगा ऊपर, जो फ्लोर तक जाएगा। तो वो फ्लोर तक जाने के लिए 2 शेफ्ट हुआ तो 2 मेरा पाइप जाएगा, हर एक पाइप, हर एक शेफ्ट से मेरा हाइडेन का स्प्रिंकलर का दोनों का पाइप जाएगा। लेकिन वो नीचे आपस में इंटरकनेक्टेड होगा। वो कुछ लाइन इस तरह से होता है, इस तरह से मान लीजिए मेरा एक फायर एग्जिट इधर है, एक फायर एग्जिट इधर है, तो इधर से मेरा लाइन जाएगा। तो हम लोग ये जो हेडर से जो सप्लाई आ रहा है, इसको ऐसे ऐसे हम लोग इंटरकनेक्टेड कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, मान लीजिए कि कभी भी एक लाइन में अगर प्रॉब्लम आ जाए, कभी भी एक लाइन में प्रॉब्लम आ जाए, अगर मेरा सिंगल लाइन होता है ये वाला, और मेरा अगर लाइन का एक पोजीशन में कोई लीक होता है, कोई मेरा लीक हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया एक लाइन में, तब क्या होगा, मेरा अगर मेरा इस साइड इस पोजीशन में होता है तो मेरा दोनों लाइन ऑफ हो जाएगा। अगर मेरा इस पोजीशन में होता है तो एक लाइन ऑफ हो जाएगा। तो वो नहीं हो पाए, उसलिए रिंगमैन का यूज किया जाता है। वो स्प्रिंकलर में भी होता है, वो हाइडेन में भी होता है। ठीक है, जो रिंगमैन आएगा इसको बोलते हैं रिंगमैन। रिंगमैन आएगा, रिंगमैन से फिर आपका हर एक फ्लोर में, मतलब हर एक शेफ्ट में आपका, अगर आपका 2 शेफ्ट हो, 4 शेफ्ट हो, 5 शेफ्ट हो, शेफ्ट मतलब एक बिल्डिंग का अगर जितना फायर एग्जिट हो वो शेफ्ट हो, उसमें आपका हर रिंगमैन से ही आपका कनेक्शन जुड़ा रहेगा। और जोन वाइज लगा होता है आपका, मैं अगर स्प्रिंकलर की बात करूं तो जोन वाइज लगा होता है आपका एक गॉनबेल। गॉनबेल क्या काम करता है, मान लीजिए कि यहाँ पर 2 मेरा शेफ्ट गया है। गॉनबेल का रूल्स क्या है, गॉनबेल या तो आपका फायर का जो रूम है उसमें लगा हुआ होगा, अगर उधर से मेरा रिंगमैन से एक एक करके लाइन जा रहा है, या फिर आपका बाहर लगा हुआ होगा, लेकिन वो साउंड आना चाहिए। गॉनबेल क्या होता है, जो स्प्रिंकलर लाइन है, स्प्रिंकलर लाइन का, इसको गॉनबेल को कंट्रोल वाल्व भी बोला जाता है। मान लीजिए अगर आगे कोई स्प्रिंकलर बस्ट हुआ, तब क्या होगा, पानी का प्रेशर जैसे ही आगे बढ़ेगा तो गॉनबेल से एक अलार्म आएगा। गॉनबेल मतलब अलार्म सिस्टम, अलार्म आएगा। उस अलार्म से हम लोग को मालूम चला कि इस लाइन में पानी का
जो फोर्स है वो आगे जा रहा है, मतलब इस लाइन में कहीं ना कोई कुछ इंसिडेंट हुआ है। उसलिए गॉन बेल का कनेक्शन कैसा होता है? गॉन बेल कुछ नहीं है, पाइप का बीच में एक एनआरवी टाइप का एक भाल्व लगा होता है। ऐसे एक भाल्व होता है, यहाँ पर एक एनआरवी कैप टाइप का होता है, ये वाला। इधर से होता है आपका एक गॉन बेल का होता है कनेक्शन, ये होता है गॉन बेल का कनेक्शन। क्या होता है? ये होता है एनआरवी, मतलब नॉन रिटर्न वाल्व। जैसे पानी का फोर्स, इस साइड से पानी का फोर्स रहता है, इसमें भी पानी का फोर्स रहता है, मतलब बैक प्रेशर। अगर सामने कोई इंसिडेंट होता है तो पानी का फोर्स क्या होता है? ये तो आगे आगे निकल जाता है। जैसे ही प्रेशर कमता है तब ये वाला पोजीशन ये ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन होता है तब पानी ऐसे घुस के इसका अंदर से ही पानी निकलने लगता है। और इसका अंदर एक मोटर टाइप का होता है जो मैकेनिकल होता है, वो इलेक्ट्रिकल नहीं होता है। जैसे ही पानी का फोर्स आता है ना, तब ये मोटर घूमने लगता है और इसका अंदर में एक बेल टाइप का होता है, मतलब दोनों ही मैकेनिकल। ऊपर एक कैप होता है, उसका अंदर मोटर रहता है, जब ये वो घूमता है वो साउंड करता है। और यहाँ पर होता है कनेक्शन, यहाँ पर होता है आपका एक, यहाँ पर आपका मीटर लगा होता है जो ऊपर का प्रेशर को मेजर करता है। यहाँ पर एक मीटर लगा होता है जो नीचे का प्रेशर मेजर करता है। इधर से एक बाईपास लाइन लगा होता है इसमें, वो क्यों होता है? हम लोग ऊपर का प्रेशर का भी टेस्ट कर सकते हैं। और इधर से भी एक लाइन लगा होता है इधर पे, इसको बोलते हैं टेस्ट वाल्व। मतलब मेरा गॉन बेल काम कर के नहीं कर रहा है, वो हम देखने के लिए हम लोग इसको खोल के इसको अगर घुमा देंगे तो गॉन बेल काम करेगा, मतलब हम लोग वो चेक कर सकते हैं। तो हर एक लाइन में एक करके गॉन बेल भी इंस्टॉल होता है ताकि हम लोग स्प्रिंकलर का लाइन को मेजर कर सके। तो फ्रेंड्स यही था मेनली पंप रूम का डिजाइन। अगर मैं इसका आय का बारे में बात बोलूँ तो वीडियो और भी बहुत लंबा हो जाएगा। मतलब अगर मैं फ्लोर का डिस्ट्रीब्यूशन बोलूँ हाइडेन का और स्प्रिंकलर का, उसमें भी काफी सारा गवर्नमेंट्स का नॉर्म है और काफी उसमें भी और डिजाइन है। तो हम लोग दूसरा एक वीडियो बनाएंगे उसके लिए और उसमें हम लोग बात करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और बेल आइकन को ऑन ऑन कर दीजिए ताकि जब मेरा वीडियो है आपको पहले मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।